परम पूज्य सत्यनारायण गोयनका गुरुजी के द्वारा कही गया कथन स्व बनाते हो, अपने आप तुम अपना स्वर्ग बनाते हो। नर्क से बचो, स्वर्ग बनाओ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आनंद यात्रा पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक नई जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और इन्जॉय करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो मेनली टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विपासना मेडिटेशन, है ना। मेरे साथ मेरे मित्र हैं जो कि जिनका नाम है चंदन कुमार, और इन्होंने खुद विपासना मेडिटेशन किया हुआ है। तो ये हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है और अगर कोई इसको करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो चंदन भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत आनंद यात्रा पर। तो आज हम उम्मीद करेंगे आप हमें अच्छे से बताएंगे सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को देख पाएँ और अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं तो वो उसको करें। तो चंदन, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बारे में हम विपासना के बारे में चर्चा करें। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह है। ओके। मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी का पुराना नाम काशी रहा है और काशी अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। भगवान शंकर की नगरी है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और जो ये विपासना है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये पूरा भगवान बुद्ध के द्वारा खोजी गई एक विद्या है जिसको वो विपासना के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। विपासना उस कला का नाम है जो भगवान बुद्ध ने खोजा था और उससे होने वाले लाभ को लोगों तक पहुंचाया था। ओके, चलो, वेरी नाइस। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके अंदर ये मतलब जिज्ञासा कैसे जागी कि मैं अपने विपासना करूँ? एक्चुअली मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले से सुना था और प्रैक्टिकल के बेस पे मैं इसमें अपने फ्रेंड के थ्रू थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ। तब मैं गया प्रैक्टिकल के बेस पे इसको महसूस करने के लिए कि एक्चुअल में ये है क्या जी। ठीक। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि विपासना मतलब एक्चुअली किसी नॉर्मल करना हो किसी को तो वो कैसे इसको कर सकता है? विपासना करने के लिए ये इसकी अवेलेबिलिटी लगभग हर सिटीज़ में है। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सारी चीज़ें दी हुई है। और इसके वेबसाइट पे जाके आप एक छोटा सा फॉर्म है, छोटा सा प्रोसीजर है, उसको फिल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजली। और कभी कभी क्या होता है कि वो सीट्स की कमी की वजह से वो नहीं हो पाता है। तो एक बार आप कॉल करके बात करें वहाँ पर वेबसाइट पर, वो इजीली आपको सारा इन्फॉर्मेशन नंबर्स भी मिल जाएंगे आपको नेट पे। तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं, जिस वजह से अगर थोड़ी सी वो भी हो तो वहाँ से लोग अवेलेबल करा देते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने सर सुना है कि विपासना के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते कुछ, मतलब? जी नहीं, विपासना का बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। ओके। 10 डेज का कोर्स होता है, 20 डेज का भी होता है। ओके। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। आपका खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री, ठीक है। ओके। इसमें थोड़ा सा इनका अपना प्रोटोकॉल है, रूल रेगुलेशन है। आप उस शिविर के अंदर जब तक हैं, जब तक आपका कोर्स है, तब तक आपको किसी मतलब बाहरी दुनिया से पूरा कनेक्शन कट ऑफ होगा जी। आपके पास कोई फ़ोन कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये कोई तो बुक्स वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट रहता होगा सर। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल तो इंसान कुछ देर ही फ़ोन के बगैर नहीं रह पाता है, तो बिल्कुल 10 दिन तक कट ऑफ रहना फ़ोन से, फैमिली से, सबसे। एक्चुअल में इतना ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी अंदर तक चली गई है, इतना हैबिचुअल हो गए हैं कि इन सब चीज़ों से कट ऑफ होना बहुत मुश्किल चीज़ है। फिर भी हम कहेंगे कि आप एक बार जाके करके देखिए, तो उस मुश्किल चीज़ को त्यागने का आपका फ़ायदा दिखेगा वहाँ पे। मैं भी करूँगा ज़रूर। मैंने भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि आप भी एक बार लाइफ में इसको अपनाओ, तो आई विल डेफिनेटली डू दिस, है ना।
वन मोर थिंग ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे विपासना का आप अपना दिनचर्या जो आपकी 10 दिन के शेड्यूल रहता था, एक ब्रीफ में मतलब ओवरव्यू आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो उनको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से होती है चीज़ें वहाँ पर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विपासना का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड है। ओके। तो पहले मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके Prepare जाना होके होता है। जाना। हाँ, क्योंकि आपको मेनली कोई वर्क नहीं करना है वहाँ पे, ध्यान ही करना है, लेकिन ध्यान करना भी अपने आप में एक चैलेंज है Definitely क्योंकि challenge। मेंटल लेवल से आपको स्टेबल होना पड़ेगा। तो अगर दिनचर्या के बारे में बात करें तो आपको डेली 4 o'clock पे उठना पड़ेगा। ओके। और आज के टाइम पे थोड़ा ये मुश्किल है, मुश्किल है। बट आप अगर करते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको समझ में आएगा। Definitely। तो स्टार्टिंग हम लोग का जो होता था, मॉर्निंग की शुरुआत 4 बजे से होती थी। जैसे ही बेल बजता था 4 बजे, फिर हमको 20 मिनट के अंदर फ्रेश होना पड़ता था, फ्रेश होके तैयार होना पड़ता था, और धम्मा हाल होता है जिसमें मेडिटेशन हम किया करते थे। ओके। तो धम्मा हाल के अंदर बाकी 10 मिनट का ड्यूरेशन होता था। 4:32 मतलब 4:30 तक हमें वहाँ पहुँचना होता था। 4:30, ठीक है, उस टाइम से मेडिटेशन शुरू हो जाता था और ये 2.5 घंटे का चलता था। 2.5 hours के लिए मेडिटेशन। देन दैट इज अराउंड जो 7 तक मेडिटेशन हाँ। आपका चलता था, ठीक है सर। उसके बाद हाँ जी, 7। हाँ 7 बजे। तो 7 बजे फिर वहाँ से हम लोग निकलते थे। 7 से 8 जो टाइम होती थी वो लंच टाइम थी। उस टाइम पे वो बहुत अच्छा लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट, सॉरी, मॉर्निंग का टाइम ब्रेकफास्ट का होता है। उसके बाद 7 to 8 ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, और 8 से फिर 9 o'clock तक रेस्ट रहता है। ओके। वो टाइम रेस्ट का होता है। रेस्ट क्या, आप उसमें अपना जो भी काम हो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 9 to 10 1 hour का होता है, जिसमें वो आप उस ध्यान के टाइमिंग में आप अपने पैरों को नहीं खोल सकते, Okay। आईज को नहीं ओपन कर सकते। ये सारे इंस्ट्रक्शन हाँ, बताते वो होंगे। ऐसे करके मतलब 1 hours का 3 पीरियड होते थे जिसमें इस तरह से रहना होता था। और बाकी जो लॉन्ग टाइम के होते थे उसमें थोड़ा मोड़ा मतलब इतना छूट दी जाती थी। ओके। फिर भी इतना फोर्सफुली नहीं कराया जाता है। आप बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा चेंज कर दैट सकते मीन हैं। 2.5 घंटे आपने सुबह मेडिटेशन किया, उसके बाद 1 ही घंटे के ये 3 स्लॉट्स। हाँ दैट मीन 5.5 घंटे का अभी तक मेडिटेशन हो गया। हाँ, नहीं ऐसे करके और भी कई सारे हैं। ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे स्लॉट बनाए गए हैं, ठीक है। और फाइनली हमको लगभग पूरे दिन में 12 आवर्स बैठ के मेडिटेशन 12 hours। 12 आवर्स करना होता है। बाकी के जैसे 5 hours अभी हमने काउंट की, 5.5, बाकी और 6 hours का इवनिंग में भी रहता है। बिल्कुल, आपका शेड्यूल मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट होता है और नाइट में 9 o'clock तक 9 जाता है। o'clock तक रहता है। इवनिंग में भी मेडिटेशन रहता है? हाँ। कितना देर? इवनिंग में भी रहता है आपका, जैसे 12 से स्टार्ट होता है, 12 to 1, 2, और 2 के बाद 3, 4 के बाद गैप होती है 2 आवर्स की। फिर 6 o'clock से होता है, ठीक है। और ऐसे करके वो 3 घंटे का प्रोसीजर होता है, बीच में 5-5 मिनट का ऐसे ओके, वो गैप मिल जाता है। हाँ, और नाइट में मतलब 7:30 to 8:30 लगभग एक वो होता है गोइंका जी का प्रवचन होता है, सत्संग। उसमें बाकी आधे घंटे का जो भी टाइम मिलता है तो उसमें फिर से मेडिटेशन। तो चंदन जी, आपने जैसे मुझे बताया है इतनी देर मेडिटेशन करते हैं आप लोग, तो इज इट इजी फॉर यू टू सिट दैट लॉन्ग फॉर 10 days इन अ? एक्चुअली स्टार्टिंग में देखा जाए तो इजी तो नहीं होता है, बट जैसे ही हम 3rd या 4th डेज को क्रॉस करते हैं उसके बाद से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि तब तक हम उस प्रैक्टिस को अपने आदत में डाल लेते हैं। Okay। वो उसके बाद से मैनेज होने लगता है। So any स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है। ओके, एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर कि वो 3 दिन जैसे आपने बोला डिफिकल्ट रहता है, तो उसमें कोई आपको ऐसा मानसिक परेशानी हुई होगी, यार अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ऐसी मानसिक परेशानी लगभग आ जाती है, और मैं तो कहूँगा कि लगभग 80% लोगों को आती है। ओके। ठीक है, लेकिन उसमें अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखना है, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 दिन जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद से बहुत इजीली पास हो जाता है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हैं और उसके बाद से नॉर्मल लगने लगता है।
एक दिन 2 दिन सबके मन में ऐसा आता है कि बहुत टफ है, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन बस वही दिन है जिसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना होता है। वो हो गया तो फिर नेक्स्ट बहुत ही इजीली चला जाता है। उसके बाद से हाँ, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको 9 डेज तक मौन व्रत रखना होता है। अच्छा, कंप्लीट साइलेंस। और इवन आपको इशारे से भी कुछ बात नहीं करनी। कोई प्रॉब्लम होता है तो धम्म सेवक होते हैं, उनसे जाके बहुत स्लोली उनको बोलना होता है ताकि कोई दूसरा ना सुने, किसी को डिस्टर्ब। साइलेंस रहना भी, ये भी अपने आप का एक वो तो बच्चा है कि आप कैसे रह पाते हो। जनरली हम 5 मिनट के लिए भी शांत कहाँ रहते हैं, या तो हम अपना फ़ोन देख रहे होंगे या हम किसी से बात कर रहे होंगे। जनरली लाइफ में साइलेंस कहाँ होता है? कुछ भी नहीं तो हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है, वहाँ पे हमें उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। मतलब कि थॉट को वैसा, वो अंदर का ऐसा माहौल ही होता है कि आपका थॉट इधर उधर स्टार्टिंग में जाता है, फिर बाद में नॉर्मल होता है। ध्यान करते समय तो आप कंट्रोल कर ही लेते हैं, वो वैसा माहौल ही आप ढल जाते हैं उसमें। मैंने पढ़ा है कि जैसे साइलेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कहते हैं स्टिलनेस इज द एल्टर ऑफ स्पिरिट। मतलब आपको इंटीरियोरिटी में जाना है तो साइलेंस और एक जो ठहराव है मन का भी, शरीर का भी, श्वासों का भी, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है चंदन भाई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई। तो अच्छा, ये और थोड़ा सा मुझे आप आइडिया दे सकते हैं कि ये मतलब जो विपासना मेडिटेशन है कब से चला आ रहा है और इसको चलाने में किनका रोल रहा है? विपासना मेडिटेशन ये भगवान बुद्ध ने इसकी खोज की थी। उन्होंने 6 ईयर तक वनों में तपस्या किया और इसको अपने बॉडी पे महसूस किया, फील किया। उसके बाद से इसको धीरे धीरे तक लोगों तक पहुंचाया और बाद में लगभग 5 ईयर तक ये प्रोसीजर चलता रहा। भगवान बुद्ध के बाद ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये आगे बढ़ता रहा भारत में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे समय आगे बढ़ता गया तो लोगों ने क्या किया कि इसमें कुछ चीज़ें अपने तरफ से जोड़ दी, ऐड कर दी। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से जो शुद्ध नहीं रहा। तो इम्प्योरिटीज आने के कारण ये धीरे धीरे इसका इफेक्ट भी लोगों को फील नहीं होता था, उससे जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं होता था। तो अभी इसको चलाने वाले हैं SN गोइंका जी, जो कि वर्मा से हैं। तो इन्होंने वर्मा से, इनके जो गुरु थे वो एक किसान हुआ करते थे वर्मा में, नदी पार वो रहते थे। तो ये नदी क्रॉस करके इन्होंने सुना था। अच्छा। तो नदी क्रॉस करके जाया करते थे वो, पहले कुछ लोगों को बिठा के आसपास और पूरा उनका प्रोसीजर था तो कराते थे 4-5 लोग। तो ऐसे करके वो वहां से फिर वापस चलती गई। तो और भी कई कंट्री में देखेंगे तो उस टाइम पे कहीं भी ये अवेलेबल नहीं था। ये सिर्फ वर्मा में इसको शुद्ध रूप में पाया गया और वहाँ से इनके गुरु ने सीखा और उनके गुरु से गोइंका जी ने सीखा और गोइंका जी का इसमें अहम रोल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको पहुँचाने के लिए। आज भी आप देखेंगे तो इसका विपासना का सेंटर अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे कंट्री बाहर भी मौजूद हैं विपासना के सेंटर। बिल्कुल, बहुत सारे कंट्रीज में है और इंडिया में तो लगभग हर सिटीज़ में मिल जाएंगे। बहुत सुंदर। ये तो दैट मीन्स हमें इससे पता चलता है कि कितना लार्ज स्केल पे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक्चुअली विपासना मेडिटेशन में वैसे पर्सनल है कि करते क्या हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? एक्चुअली इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो ये कह सकते हैं हम कि हम अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी होके अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और बॉडी पे होने वाले जो विपासना का जो प्रोसीजर है वो यही है कि बॉडी पे होने वाले सेंसेशन के थ्रू, वो सेंसेशन कई तरह से होते हैं। जो कुछ सेंसेशन ऐसे होते हैं जो स्थूल होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के आपके पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेंसेशन होंगे और धीरे धीरे पहले तो आपको फील ही नहीं होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में वो चीज़ आएगा ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट के 5 डेज के बाद तो 4th डेज को तो विपासना की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। वहाँ से मतलब फाइनल विपासना स्टार्ट होता है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 दिन का वो प्रोसीजर होता है कि हाँ, प्री प्रैक्टिस है कि पहले छोटे छोटे पार्ट में होता है और फाइनल विपासना 4th डेज से स्टार्ट होता है। तो उस विपासना के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस विद्या के थ्रू हम सेंसेशन को फील करते हैं और कहा जाता है कि हम परेशान क्यों हैं,
सुख और दुख को अपने मतलब जोड़ के रखते हैं, अपने आप से लगाव रखते हैं उससे, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। दुख होना है तो उसको लेके रोते रहेंगे परेशानियों को, या सुख खुशी हुई तो उसको लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन के थ्रू क्या होता है, जो राग और द्वेष है वो, ठीक है, हाँ वो निकलता है। राग द्वेष को, सेंसेशन को फील करते करते, सेंसेशन में फील ये करना है कि ये जो सेंसेशन होते हैं वो चाहे जिस भी टाइप का सेंसेशन हो वो खत्म होना ही होना है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो सेंसेशन चला जाएगा और फिर आएगा कहीं से, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये इंटरनल लेवल पे ये सेंसेशन आना खत्म होना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, मतलब नष्ट होने वाली है, ये परमानेंटली नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस होते होते ये हमारे अंदर से बन जाएगा कि जो भी सुख दुख आते हैं वो मेंटल लेवल पे अपने आप वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि ये नश्वर है, ये भी क्षणभंगुर है, हाँ ये रहने वाला है नहीं। तो हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा राग या द्वेष नहीं पालेंगे और वो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। बहुत सुंदर तो ये चीज़ें थी मेन। मैं भी जैसे महसूस करूँ, जनरली क्या होता है हमारे जब सेंसेशन और अंदर से क्रेविंग आती है तो हम वो चीज़ को करने के वो लेके आते हो जाते हैं, है ना। बट अगर सपोज जैसे ऑब्जर्वेशन आपने बोला कि हम बैठे हुए हैं, सेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंसेशन जो भी आ रहे हैं, तो हमारे अंदर एक तरह से जैसे योग में भी देखें तो दृष्टा भाव जो बोला जाता है ना, कि यू जस्ट बी लाइक एन ऑब्जर्वर। पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट है ना। पुरुष क्या है, जो देखने वाला है, प्रकृति जो सारी चीजें हो रही हैं। जनरली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब ये दोनों हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं, है ना। अदरवाइज तो क्या है कि जैसे आप देखेंगे बोला जाता है कि इट्स जस्ट अ प्ले, जैसे नेचर का प्ले है, सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं सो दैट वी गेट अ प्लेटफॉर्म टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स। और डिज़ायर्स भी हमारी क्या है, कुछ तो हमें ऊपर की ओर ले जाती हैं, कुछ हमें नीचे की ओर ले जाती हैं। तो अब जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जैसे आपने मुझे समझाया, तो क्या है हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, बुद्धि, जैसे विवेक जो बोला है उन्होंने, वो डेवलप होता है जी। तब क्या है कि मैं सिर्फ रिएक्ट, क्योंकि जनरली लाइफ में प्रॉब्लम आपने जैसे बोला कि हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों को देख के। राग द्वेष सबसे बड़ा दुख का है, किसी चीज़ से आप सुख करोगे तो फिर दुख भी होगा। तो और भगवान बुद्ध ने तो कहा भी था कि दुख जो है वो लाइफ में है, और अगर हम उनके जो आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं तो उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया कि दुख है तो उसका सॉल्यूशन भी है, निवृत्ति भी है। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें, मैं आपसे समझ पा रहा हूँ कि हमें एक मतलब वे मिलता है कि हम अपनी लाइफ को और कैसा इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी इनर जो जर्नी है उस पर आगे बढ़ पाएँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे सुन के तो काफ़ी मतलब एक तरह से लर्निंग ही है। और बात करते हैं हम लोग तो हमें काफ़ी कुछ समझ आता है ना। क्योंकि जनरली जो आपने एक बात बोली कि हमारी प्रॉब्लम्स मेंटली होती हैं, बिल्कुल डाउट्स जो होते हैं अगर वो मेंटल लेवल पर ही सॉल्व हो जाए ना तो काफ़ी चीज़ें तो हमारी मेंटली रिजॉल्व होती हैं। जैसे अभी कोई गलत मेमोरी आई तो क्या मैं मेंटली उससे सफ़र करता था, अगर मैंने वहीं उसको एक ऑब्जर्वेशन, एक एनालिसिस वे में देखना शुरू किया, जो लर्निंग उससे करनी है वो की, देन लाइफ अगेन आगे बढ़ती है जी। तो ये काफ़ी अच्छा आपने समझाया और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा इसको और काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आया होगा। और अगर उनको कोई मतलब और भी क्वेरीज़ हैं तो वो कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं और भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आई थिंक चंदन भाई ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा आज का जो हम लोगों ने बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा, है ना। बहुत सेम हियर। तो इसी के साथ चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मिलेंगे अगले किसी सेशन में और कुछ और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शुरू हो गया। If there is no peace in the minds of individuals,
का मत प्रमाद में खोए, सजग होए पुरुषार्थ कर, धर्म सहायक होए। Each cognition shares the same characteristic. It arises and passes away. It arises and passes that we have to experience through practice, not only to accept it as true because the Buddha said so, and not just accept it because intellectually it seems quite logical to us. We must experience the nature of sensation, understand its flow. So finally दोस्तों, हम लोग आखिरी